नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी राउंडअप। कमोडिटी बाजार के हाल पर तो नजरें होंगी ही, लेकिन खासतौर से बात करेंगे सोने की, जहां पर वापस हम लाल निशान में कारोबार होते हुए देख रहे हैं। जो तनाव बनता हुआ दिखाई दे रहा है, उसके बाद सोने पर थोड़ा सा प्रेशर आते हुए दिखाई दिया है। यूएस चाइना ट्रेड टॉक्स पर नजरें बनी हुई हैं और साथ ही फेड मीटिंग आउटकम पर भी। तो मल्टीपल फैक्टर्स है जो इस समय ड्राइव कर रहे हैं बुलियंस की चाल को। बात करेंगे कच्चे तेल की आगे शो में, जहां पर हमने वापस से कच्चे तेल में तेजी के तेवर आते हुए दिखाई दिए हैं। इंटरनेशनल मार्केट्स में ब्रेंट $63 पर कारोबार कर रहा है। क्या डिमांड यहां से बढ़ती हुई दिख रही है या कुछ और फैक्टर्स है जो सपोर्ट कर रहे हैं इस तेजी को। और बात करेंगे दालों की, जहां पर दाम एमएसपी से कम कारोबार कर रहे हैं। इन सब पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ है जीजीसी के पास चेयरमैन नितिन खंडेलवाल, एचडीएफसी सिक्योरिटीज के हेड ऑफ कमोडिटी अनुज गुप्ता और जेवीएल एग्रो के डायरेक्टर विवेक अग्रवाल भी आगे शो में हमारे साथ मौजूद रहेंगे। आप सभी का स्वागत है इस शो में। सबसे पहले बात सोने की कर लेते हैं। सोने से शुरुआत कर लेते हैं, जहां पर इंटरनेशनल मार्केट्स में अगर प्राइसेस देखें इस समय तो लाल निशान में कारोबार हो रहा है। हालांकि हमने कल और परसों यानी पिछले 2 सेशंस में एक अच्छी स्ट्रेंथ आते हुए देखी थी। गोल्ड में वापस से सेफ हेवन बाइंग के तौर पे कल ट्रंप ने फार्मा पर टैरिफ लगाने की बात की थी। उसके बाद वापस से सेफ हेवन डिमांड गोल्ड में मर्ज हुई थी। $3400 के ऊपर भाव निकले थे, अब वापस हल्का सा नरम हुए हैं और $3400 के नीचे प्राइसेस कारोबार कर रहे हैं। तो ऐसे कोई बहुत ज्यादा गिरावट तो नहीं है, लेकिन लाल निशान में जरूर कारोबार होते हुए दिख रहा है। अब इंपॉर्टेंट यह है कि यूएस चाइना के ट्रेड टॉक्स किस स्टेज पर पहुंचती हैं। अगर कुछ पॉजिटिव सेंटिमेंट्स निकल कर आते हैं तो क्या इम्पैक्ट हो सकता है, क्या और सोना यहां से नीचे आ सकता है। फेड पॉलिसी पर तो नजरें बनी हुई हैं ही। नितिन खंडेलवाल हमारे साथ बने हुए। नितिन जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो पहले तो बताइए क्या व्यू है आपका गोल्ड पर इन तमाम डेवलपमेंट्स के बीच में, फिर चाहे वो जियोपॉलिटिकल स्ट्रेस हो, यूएस ट्रेड टॉक्स की पॉजिटिव होप्स हो या फेड पॉलिसी मीटिंग ही क्यों ना हो, कौन सा ट्रिगर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा बुलियंस के मूव के हिसाब से। देखिए, बुलियन के लिए बहुत सारे फैक्टर्स है, काफी चीजें तो आपने खुद ही बता दिया है। अभी तक के 2-2 कंट्री करके 6 कंट्री में लड़ाई चल रही थी, चाहे वो हमास की हो, ईरान की हो या फिर यूक्रेन हो, रशिया हो। अब उसमें नया एक दौर शुरू हो गया, वो होगा इंडिया और पाकिस्तान का। ये कहाँ रुकेगा, कहाँ एक्सीलरेट करेगा, इसका कोई पता नहीं बता सकते। और दूसरा, इंडिया सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर है, कंज्यूमर है, तो इंडिया के बहुत मायने रखते हैं गोल्ड इंडस्ट्री के अंदर। और लगातार जो देखते आ रहे हैं कि बाइंग चलते जा रही है सेंट्रल बैंक्स की। चाइना के अंदर उन्होंने ओपन कर दिया, जिन्होंने अभी खरीदी स्टार्ट कर दी है, उन्होंने परमिशन दी है उनके इंश्योरेंस कंपनीज को। और डी डॉलराइजेशन के अंदर भी बहुत सारी बातचीत हो रही है। तो ऐसा कोई फैक्टर मुझे नजर नहीं आ रहा है जिसमें गोल्ड में मंदी नजर आया है। लेकिन 4 कदम आगे जाके 1 या 2 कदम जरूर पीछे आता है, बाइंग अपॉर्चुनिटी देता है। और ट्रंप का देखिए, अभी 2 दिन पहले उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री के अंदर भी उसको 100% टेरिफ में ला लिया। तो जब तक ट्रंप है, सरप्राइजेस की कोई कमी नहीं रहने वाली है। तेजी मंदी करने के रीजंस कम ज्यादा होने वाले नहीं है, लेकिन एवरी बैड न्यूज गुड फॉर गोल्ड बोला जाता है, तो वो सब उसका सिलसिला शुरू रहने वाला है। ओके, तो अब यहां से भाव को लेकर फिर आपकी राय क्या है नितिन जी। देखिए, जैसा मैंने आपके चैनल पे पहले बताया था, उससे भी एक स्टेप आगे चल के गोल्ड निकल रहा है। मुझे लगता है कि अभी 10% जो पहले होता था वो सब $25 होता था, 10%। अब 10% भी जो हो गया वो $350 हो रहा है। तो ये 10% की तेजी मंदी लगातार चलती रहने वाली है। इससे मुझे लगता है कि आने वाले इस साल के अंत तक के $3800 से $4000, मतलब इंडियन रुपीज में अगर कहा जाए तो 1,30,000 से 1,40,000। ये मैं इसलिए बड़ा दायरा दे रहा हूं क्योंकि रुपीस की जो चाल है उस पर भी नजर रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि कभी एप्रिशिएट होता है, कभी डिप्रिशिएट होता है। तो कुल मिला के मुझे 1.25 लाख के ऊपर अगली दिवाली दिख रही है। ओके, 1.25 लाख के ऊपर अगली आने वाली दिवाली दिख रही है। अनुज, आपकी राय क्या है? पहले तो भाव पर बताइए, फिर हम ट्रिगर्स पर भी चर्चा करेंगे। आपको भी लगता है कि यहाँ से मतलब 3800 4000 तो काफी बुलिश टारगेट्स हैं गोल्ड पर, क्योंकि अब तक जो भी चर्चा हुई माना तो यही जा रहा था ऑलरेडी इस साल की चाल अपनी गोल्ड ऑलरेडी दिखा चुका है, यहाँ से शायद उतनी तेजी ना बने। बट हाँ, यू नेवर नो, जिस तरीके के समीकरण जियोपॉलिटिकल लेवल पर हो रहे हैं, हो सकता है किसी भी तरीके के मूव्स देखने को मिले। बट आपकी राय पहले तो भाव पर बताइए, अनुज क्या है। दीपाली जी गुड मॉर्निंग। देखिए, बिल्कुल हमें भी लगता है कि गोल्ड के भाव इस साल अगेन ऊपर की तरफ आते हुए दिखाई देंगे। ऑलरेडी हम देखें तो 20% से ज्यादा की रिकवरी हम गोल्ड में देख चुके हैं, पॉजिटिव रिटर्न दे चुका है। हमें लगता है कि अगर हम एक लॉन्ग टर्म टारगेट की बात करें तो हमें लगता है कि 3500 से लेकर 3700 के बीच के लेवल आपको गोल्ड में देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो अनसर्टेनिटी का माहौल है वो यहाँ पे कंटिन्यू है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जिस तरह से डॉलर इंडेक्स में गिरावट आई है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। और फेड की मीटिंग जो आज शाम को रिजल्ट आने के लेट नाइट
रिजल्ट आएंगे तो वो काफी एक हद तक एक डायरेक्शन प्रोवाइड करेगी, क्योंकि इस फेड की मीटिंग में ये डिसाइड होता हुआ दिखाई देगा कि जो फेडरल रिजर्व है वो कब तक इंटरेस्ट रेट कट करेगा और कितने इंटरेस्ट रेट कट करेगा। तो उस पर काफी हद तक मार्केट की जो मूवमेंट है वो डिपेंड करेगी। और मुझे लगता है कि आज की मीटिंग के बाद से क्लैरिटी कुछ आती हुई दिखाई देगी कि गोल्ड का भाव आने वाले एक साल के लिए क्या डिपेंड हो सकता है। और कहीं ना कहीं जो डिमांड है, क्योंकि हमने अक्षय तृतीया में भी देखा करीबन 30% डिमांड कम थी, चाइना में भी डिमांड कम है, तो डिमांड के नजरिए से भी देखना बहुत जरूरी है। और हम देख रहे हैं कि हायर लेवल पे आने के बाद डिमांड में कहीं ना कहीं कटौती देखने को मिल रही है, तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि मार्केट रेंज में रहेगा। बट हाँ, ये जरूर लग रहा है कि 3500 से लेकर 3700 तक के लेवल आपको ईयर एंड तक देखने को मिल सकते हैं। ओके। अच्छा, अब जो भारत और यूके के बीच में एफटीए डील हुई है, इसके इम्प्लीकेशंस या इम्पैक्ट नितिन जी आप क्या देखते हैं? क्योंकि डायमंड, गोल्ड, सिल्वर सभी पर ड्यूटी घटेगी, अब इस तरीके का एंटिसिपेट किया जा रहा है यूके के साथ एफटीए डील होने के बाद। अब किस तरीके के एक्सपोर्ट्स यूजुअली होते थे, क्या इम्पैक्ट आप देखते हैं डायमंड्स पर, गोल्ड पर, बताइए प्लीज। देखिए, ये जो है ना बहुत ही अच्छी सराहनीय खबर है, क्योंकि इसके पहले जो अब यूएई के साथ में ट्रीटी थी उसके रिजल्ट आए थे, लेकिन पिछले साल जो इंपोर्ट में कमी हुई थी तभी लग रहा था कि हमारे जो कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल जी वो कुछ ना कुछ करेंगे। मैं पिछले करीब 10 साल में 15 मीटिंग कर चुका हूं पीयूष जी के साथ में, और वो एक प्रकार से इस ट्रेड को बहुत ही अपर हैंड के ऊपर देखते हैं। और वो जो 5 साल से जो बात पेंडिंग चल रही थी उसको करा के लेके आए, उसकी फाइन प्रिंट अभी आई नहीं है, लेकिन ये 100% है। और हमारे पास ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल का कंप्लीट रोड मैप रेडी है, एक्सपोर्ट में इजाफा कैसे किया जाए उसके लिए। तो हमने उसके लिए भी गवर्नमेंट से गुहार की है कि हमारे साथ एक मीटिंग होना एक्सपेक्टेड है। तो ये बहुत अच्छी खबर है इंडिया ट्रेड के लिए। तो जो डेफिसिट आ गया था एक्सपोर्ट के अंदर, उससे इसके चलते काफी बड़ा बूम मिलने वाला है, लेकिन वो यूएई के तर्ज के ऊपर होती है या और क्या, उसमें उसकी फाइन प्रिंट अभी तक की आई नहीं है। अच्छा अनुज, इस स्तरों पर सोने में करना क्या है ट्रेडर्स को, इन्वेस्टर्स को, क्या सलाह है आपकी? देखिए, कल हमने अच्छी खासी बढ़त गोल्ड में देखी थी, ऑलमोस्ट $3400 तक के आसपास के लेवल्स आए थे। फिर आज हम एक मॉर्निंग में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देख रहे हैं, क्योंकि फेड की मीटिंग भी है तो इसलिए उससे पहले प्रॉफिट बुकिंग है। बट मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी गोल्ड में रहनी चाहिए। तो करीबन 96,550 के आसपास खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। स्टॉप लॉस करीबन 96,080 पे लगाए। टारगेट हमें लगता है कि अगेन 97,420 तक देखे जा सकते हैं। तो गोल्ड हमें लगता है कि बाय ऑन डिप्स के तौर पे देखा जा सकता है और खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। हमें लग रहा है कि ऊपर में 3410 3420 डॉलर तक के लेवल इंट्राडे में देखने को मिल सकते हैं। ओके, ठीक है। तो ये बात हुई गोल्ड की, जहां पर मोमेंटम वापस से आज थोड़ा नरमी का है, लेकिन व्यू ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से और अगले कुछ सेशंस के हिसाब से दिया गया है। अच्छा, सिल्वर पर राय और ले लेते हैं। सिल्वर पर आपके कमेंट्स क्या हैं? अनुज, कैसे देख रहे हैं आप सिल्वर के भाव को इन स्तरों से, इन तमाम डेवलपमेंट्स के बीच में, और क्या आउटलुक है? देखिए, गोल्ड सिल्वर रेशियो की अगर बात करें तो 102 103 के आसपास आ गई है, जहां पर ये लग रहा है कि सिल्वर एक अच्छा आउट परफॉर्म कर सकती है। काफी अंडरटोन चल रही है। और हमने कल के सेशन में देखा अगेन चांदी $33 के ऊपर आती हुई दिखाई देती। इवन हमने देखा था कि 97,000 के ऊपर सिल्वर के भाव आते हुए दिखाई दिए थे। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा पॉजिटिव मोमेंटम आता हुआ दिख रहा है। और जो चाइना और यूएस की ट्रेड टॉक पॉजिटिव नोट पे जा रही है, उससे काफी हद तक इंडस्ट्रियल मेटल को सपोर्ट मिलेगा। तो मुझे लगता है कि उससे काफी हद तक सपोर्ट सिल्वर को भी मिलेगा और सिल्वर उससे काफी बेनिफिशियल रहेगा। तो सिल्वर के अंदर भी हमें लगता है कि खरीदारी का ट्रेड बनाना चाहिए। स्टॉप लॉस करीबन 96,480 पे लगाए। टारगेट हमें लग रहा है कि 97,900 तक देखने को मिल सकता है। हालांकि अगर हम इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो $34-35 एक छोटी रेंज है और ये काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन भी है। अगर ये $35 ब्रेक करता है तो फिर हो सकता है कि 37 से लेकर $40 तक के लेवल आपको चांदी में आते हुए दिखाई दे। तो मुझे लगता है कि व्यू ऑप्टिमिस्टिक है। खरीदारी का ट्रेड देखना चाहिए चांदी के अंदर भी। ओके। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन नितिन जी आपसे, डिमांड पर्सपेक्टिव से किस तरीके की डिमांड हमने अक्षय तृतीया पर इमर्ज होती हुई देखी थी, और अब प्राइसेस क्योंकि वापस से थोड़ा वॉलेटाइल होना शुरू हुए हैं, क्या इम्पैक्ट डिमांड पर डालेंगे? क्या एक्सेप्टेंस इस भाव की कंज्यूमर्स के बीच में आ चुकी है या समय लगेगा? क्या व्यू है डिमांड पर्सपेक्टिव से? हाँ, मैं थोड़ा सा मेरे पूर्व वक्ता से डिफर करता हूं। इस बार अक्षय तृतीया में डिमांड 20 से लेकर 40% तक के हाई थी। अब ये बिजनेस जो है शिफ्ट हो रहा है, कुछ कारपोरेट्स का बिजनेस लोकल के पास जा रहा है, लोकल का कारपोरेट्स के पास में जा रहा है। लेकिन अगर हमने हमारे यहाँ देखा पूरा एनालिसिस, तो 30% हमारा वॉल्यूम बेस के अंदर इंक्रीज हुआ है सेल। तो मुझे कहीं भी डिमांड में कमी नजर नहीं आ रही है। और एक चीज समझ में आ गई कि इस रेट में भी कोई कस्टमर कंसर्न नहीं है रेट के बारे में, क्योंकि हर आदमी समझ चुका है कि गोल्ड के रेट क्या जाने वाले, क्या होने वाले हैं।
तो बहुत कंफर्टेबल बाइंग हो रही, मतलब 50,000 में जो रेजिस्टेंस था वो 1 लाख रुपए में रेजिस्टेंस नहीं है, कंफर्टेबल बाइंग हो रही है, क्योंकि लोग समझ चुके हैं कि आने वाले समय में सोना 1.25 लाख से 1.5 लाख के आसपास जाने वाला है। ओके, चलिए शुक्रिया नितिन जी आने के लिए शो में, हर पर्सपेक्टिव से अपनी राय देने के लिए, पर चाहे वो डिमांड हो, इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू हो या फिर गोल्ड प्राइस मूवमेंट की ही बात क्यों ना हो। अच्छा, आगे बढ़ते हुए बाकी स्ट्रैटेजीज पर अब बातचीत कर लेते हैं, कच्चे तेल पर राय ले लेते हैं। पहले तो प्राइसेस लेकर आते हैं कच्चे तेल के आपके सामने। घरेलू बाजार में वापस प्राइसेस 5,000 के ऊपर आ चुके हैं। इंटरनेशनल मार्केट्स में जो ब्रेंट का भाव है वो $63 पर है। यूरोप, चाइना की तरफ से डिमांड थोड़ी बेहतर हो सकती है, यूएस का आउटपुट कम रहने की आशंका इन खबरों के बीच में सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दिया। हालांकि एक फैक्ट ये भी है कि ऑलरेडी प्राइसेस इतना हल्का हो चुके थे अप्रैल के दौरान ही कि इतनी बिकवाली के बाद शायद और डाउनसाइड यहाँ पर नहीं दिख रहा था इन डेवलपमेंट्स के बीच में। बट कैसे देखते हैं अनुज आप खबरों को, फंडामेंटल्स को कच्चे तेल के, और आपका व्यू इन स्तरों से? देखिए, हमें लगता है कि एक रिलीफ रैली देखने को मिल रही है, क्योंकि हमने जब ओपेक प्लस मेंबर्स ने प्रोडक्शन इंक्रीज किया तो उसके बाद अच्छा सेल ऑफ देखा था और प्राइस $60 के नीचे आ गए थे, तो उसके बाद से थोड़ा सा मार्केट स्टेबल होकर अब एक रिलीफ रैली के तौर पर है। तो मुझे लगता है कि बहुत शॉर्ट टर्म के लिए ये एक रिलीफ रैली कंटिन्यू हो सकती है। हालांकि अगर आप देखेंगे तो लॉन्ग टर्म ट्रेंड में एक डाउनफॉल ही है, करीबन 22% के आसपास क्रूड के प्राइस इस साल गिर चुके हैं। तो एक रिलीफ रैली के तौर पर एक बाउंस बैक यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग आती हुई दिख रही है। मुझे लगता है कि ये शॉर्ट कवरिंग 1 या 2 दिन और रह सकती है। हालांकि आज यूएस के क्रूड ऑयल के डेटा आने हैं, वो काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे आगे के लिए, बट तब तक मुझे लगता है कि यहाँ पे खरीदारी का ट्रेड इंट्राडे के लिए बना के चल सकते हैं। तो करीबन 5,000 के आसपास खरीदारी का ट्रेड बनाए, 4950 का स्टॉप लॉस लगाए, 5120 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अगर हम देखें तो यूएस की इन्वेंट्री काफी इंक्रीज हुई है, ओपेक प्लस मेंबर्स ने भी प्रोडक्शन इंक्रीज किया, तो एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव अभी भी थोड़ा सा वीकनेस की तरफ ही है। शॉर्ट टर्म में अगर हम इंट्राडे की बात करें तो एक बाउंस बैक शॉर्ट कवरिंग देखी जा सकती है। ओके, चलिए, तो यहाँ पर शॉर्ट टर्म में एक बाउंस बैक एक्सपेक्टेड है। नेचुरल गैस पर भी राय दीजिए, यहाँ पर भी थोड़ा सा प्राइस एक्शन देखने को मिला है पिछले 2-3 सत्रों से। क्या राय है आपकी नेचुरल गैस पर? रेंज बाउंड है, प्राइस एक्शन जरूर था, मगर उसके बाद सस्टेन नहीं हो पाए, प्राइस नीचे आते हुए दिखाई दिए। और हमें लगता है कि आगे समर सीजन में कंटिन्यूअसली डिमांड कम रहती है, तो भाव आपके रेंज में ही रहेंगे। बट हाँ, एक शॉर्ट कवरिंग यहाँ पर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तो करीबन 294-95 के आसपास लेवल्स मिले तो खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। स्टॉप लॉस 287 पे लगाएं, टारगेट 309 तक देखे जा सकते हैं। तो अगर हम एक ओवरऑल देखें तो 280 से लेकर 310 के बीच का रेंज है, इसके बीच में प्राइस मूव कर सकते हैं। 310 311 के आसपास जाए तो बिकवाली का ट्रेड ले, 280 के आसपास आए तो खरीदारी का ट्रेड बनाए। ओके, बात करते हैं अब पूरे ही बेस मेटल पैक की। एक बार दिखाते हैं क्या रुझान आज के कारोबार में देखने को मिल रहा है। कोई बहुत ज्यादा एक्शन नहीं है। एल्यूमिनियम लाल निशान में है, कॉपर दबाव में है, जिंक दबाव में है, लेड भी नेगेटिव बायस के साथ ही ट्रेड हो रहा है। तो पूरे ही बेस मेटल पैक में जो फिलहाल का कारोबार है वो मंदा ही है। क्या राय है आपकी बेस मेटल पैक को लेकर? अगेन, जिन फैक्टर्स की हम बात कर रहे हैं उन तमाम खबरों रिलेटेड बहुत सेंसिटिव है ये पूरा ही स्पेस। बट अनुज, कैसे देखते हैं आप पूरे ही पैक को, और कोई प्रेफर्ड चॉइस? देखिए, मुझे लगता है कि अभी हमने देखा कि रिसेंटली चाइना ने इंटरेस्ट रेट कट किए हैं, तो कहीं ना कहीं उससे इम्पैक्ट होता हुआ दिखा है। मुझे लगता है कि थोड़ा सा अंडरटोन हो सकता है बेस मेटल में, अगर हम कॉपर को साइड करें, क्योंकि कॉपर मुझे लगता है कि एज कंपेयर बाकी मेटल के मुकाबले थोड़ा सा पॉजिटिव है। बट अगर हम देखें तो यहाँ पे जिंक में काफी बड़ी गिरावट हम कंटिन्यू होती हुई देख रहे हैं, ट्रेंड डाउन होता हुआ दिखाई दिया है जिंक का। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि जिंक के अंदर बिकवाली का ट्रेड बना के चल सकते हैं, करीबन 247 में, स्टॉप लॉस 250-80 का लगाएं, टारगेट 244 तक देखे जा सकते हैं। तो जिंक मुझे लगता है कि अभी एक वीक कैंडिडेट है और यहां पर सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी बना के चल सकते हैं। ओके, तो ये स्ट्रैटेजी आपके लिए जिंक पर, जहां पर 245 के मौजूदा लेवल्स देखने को मिल रहे हैं, 1.4% नीचे बेस मेटल कारोबार करते हुए। अच्छा, एक बार डॉलर इंडेक्स और लेकर आते हैं और एक राय उस पर भी ले लेते हैं। डॉलर इंडेक्स में हमने लगातार नरमी देखी, वापस प्राइसेस थोड़ा संभले नीचे से। क्या ये मजबूती और एक्सटेंड होगी या इन्हीं रेंज के आसपास ट्रेड करते हुए दिखाई देगा? अनुज, क्या राय है आपकी डॉलर इंडेक्स पर? देखिए, इसकी मूवमेंट आज मुझे लगता है कि फेडरल रिजर्व की जो मीटिंग है उस पर डिपेंड करेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं इंटरेस्ट रेट में कोई भी कटौती होती है तो फिर हम यहाँ पर एक गिरावट आते हुए देखेंगे। तो मुझे लगता है कि हालांकि अभी इसमें ट्रेंड डाउन का ही लग रहा है, क्योंकि जब से ये 101 102 के नीचे आया है, इवन 100 के नीचे आया है, तो तब से एक सेलिंग प्रेशर इसमें आता हुआ दिख रहा है। अब इंपॉर्टेंट है कि अगर ये 97 के लेवल को ब्रेक करेगा तो फिर और गिरावट आती हुई दिखाई देगी। मार्केट का जो डॉलर इंडेक्स का मूवमेंट है वो टोटल डिपेंड करेगा आज की मीटिंग के ऊपर में, और हमें लगता है कि अंडरटोन जो है यहाँ पे वीकनेस का रहेगा, और हो सकता है कि जल्दी आपको 97 98 तक के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। ओके,
तो ये रह रही है आपके लिए डॉलर इंडेक्स पर। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, लौटेंगे तो बात करेंगे एग्री बाजार की और स्पेशली पल्सेस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ जेवीएल एग्रो के डायरेक्टर विवेक अग्रवाल बने रहेंगे। जल्द वापस आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। आप दे रहे हैं कमोडिटी राउंड अप और अब बात करेंगे एग्री मार्केट की। पहले चर्चा करेंगे पल्सेस की। दरअसल मंडियों में चने और मसूर के दाम लगातार एमएसपी के नीचे बने हुए हैं। क्या है कारण? कीमतों में तेजी को लेकर क्या समीकरण बन रहे हैं? इस पर करते हैं बातचीत। जेवीएल एग्रो के डायरेक्टर विवेक अग्रवाल हमारे साथ मौजूद है। विवेक जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो पहले तो प्राइसेस की सिचुएशन ही समझना चाहेंगे। कितना नीचे एमएसपी के ये प्राइसेस ट्रेड कर रहे हैं मंडियों में? लगातार हमने देखा था कि सरकार ने भी जो अपने प्रोक्योरमेंट प्रोसेस है उसको रैंप अप किया था ताकि सही भाव किसानों को मिल सके। कितनी चीजें हैं, किस तरीके की स्थिति है फिलहाल ग्राउंड लेवल पर, अगर हम प्राइस पर्सपेक्टिव की बात करें? विवेक जी क्या आप सुन पा रहे हैं? हेलो, आपको ऑडियो मिल रही है विवेक जी? हाँ जी बताइए अभी। ओके, तो हाँ बिल्कुल, तो मैं आपसे यही पूछ रही थी कि लगातार हमने देखा है एमएसपी के नीचे प्राइसेस रहे हैं। सरकार ने भी अपना प्रोक्योरमेंट प्रोसेस एक्सपर्टाइट किया था, रैंप अप किया था ताकि सही भाव किसानों को मिल सके। लेकिन अगर हम चने और मसूर की बात करें, तुअर की चर्चा हम कल भी कर रहे थे, अगर चना और मसूर की बात करें तो किस तरीके की स्थिति ग्राउंड लेवल पर बनी हुई है? मौजूदा भाव एमएसपी से कितना नीचे है, क्या स्थिति है? जी नमस्कार, सॉरी मैं आपकी आवाज नहीं सुन पाया। देखिए मार्केट में अभी पिछले कुछ दिनों से बाइंग बिल्कुल भी नजारत है, जो लोकल मार्केट में बाइंग होती है, क्योंकि सरकार पूरी जो प्रक्रिया है इसको हमको समझना होगा। जब मार्केट में व्यापारी भी ट्रेड करता है तब बाजार में एक थोड़ी सी तेजी आती है। और पिछले एक महीने से, लगभग 1 से 1.5 महीनों से सरकारी खरीदी के अलावा जो व्यापारिक खरीदी है वो बिल्कुल नदारत है। इसलिए जो पल्सेस मार्केट है, स्पेशली क्योंकि हमने बहुत बड़ी मात्रा में इंपोर्ट किया, मटर का भी इंपोर्ट किया जिसने चने की बहुत बड़ी मात्रा में रिप्लेस किया, और उसके बाद ये गर्मी का सीजन और एक प्रकार से थोड़ा सा ये ऑफ सीजन भी है पल्सेस के लिए। तो ये इन सब चीजों का टोटल जो सार आया कि पल्सेस प्राइसेस एमएसपी के नीचे चले गए। और अभी भी इस पे मुझे लगता नहीं कि नेक्स्ट 1 महीने 2 महीने के अंदर कोई तेजी आएगी या बाजार बढ़ेगा, क्योंकि सिर्फ सरकारी खरीद का सपोर्ट है, लोकल ट्रेडिंग का बहुत बड़ा अभाव है। और आप इसे कह सकते हैं कि उत्तर भारत में दालों का कंजम्पशन काफी कम हो जाता है, और जिस प्रकार से आम और बाकी चीजें आती हैं मार्केट तो वो दालों को रिप्लेस कर देती हैं। तो पल्सेस मार्केट के लिए, स्पेशली दालों के लिए, ये सबसे ऑफ सीजन है, इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट। अच्छा विवेक जी जी ओके, एक चीज और बताइए, अच्छा इम्पोर्ट्स का कितना कंट्रीब्यूशन है सप्लाई को बढ़ाने में? क्योंकि अगर हम रीसेंट रिपोर्ट्स की बात करें तो FY25 में भी 9 ईयर के हाईस पर पल्सेस के इंपोर्ट रहे, डिमांड उस तरीके की रही नहीं, डोमेस्टिक प्रोडक्शन भी कुछ सिलेक्ट पल्सेस की ठीक ठाक दिखाई दे रही है। तो इंपोर्ट्स किस तरीके के हो रहे हैं और सप्लाई किस तरीके की है अभी? देखिए सबसे बड़ा जो इंपोर्ट का इम्पैक्ट पड़ा वो था पीली मटर का इंपोर्ट, जो पीली मटर ने चने को भी रिप्लेस किया, तुअर को भी रिप्लेस किया, और कुछ हद तक मसूर में भी उसके कारण उसकी प्राइस में कमी आई। तो पीली मटर ऑलमोस्ट 35-36 लाख टन के आस हमने इंपोर्ट किया। टोटल अगर इंपोर्ट की बात करें तो हम लोग 7 मिलियन टन के आसपास, 70 लाख टन के आसपास हमने पल्सेस का इंपोर्ट किया। और इसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा पड़ा मैडम कि आने वाले टाइम पे इसका इम्पैक्ट 2-3 महीना और रहेगा। और अभी जो मैं पिछले हाल फिलहाल में जो मैं स्टडी कर रहा था कि अभी वहां पे पैरिटी जो है इंपोर्ट की वो नहीं पड़ रही है, क्योंकि इंडियन मार्केट में बाइंग ही नहीं है, इंपोर्टर्स बाय ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ओवर सप्लाइड है। पिछले साल की भी क्रॉप रखी हुई है, फिर इंपोर्ट की भी क्रॉप आई, और उसके बाद जो डिमांड नहीं निकली, तो तीनों का क्लब ऐसा हुआ कि आपने बहुत बड़ी मात्रा में इंपोर्ट कर लिया, बाइंग उतनी है नहीं, और लोकल ट्रेड का भी बहुत बड़ी ट्रेड मात्रा में ट्रेड नहीं हो रहा है। इन सब के कारण बाजारों में बहुत एक प्रकार से शांति बनी हुई है। और आने वाले 1-1.5 महीने के अंदर मुझे लगता नहीं कि इस पे कोई तेजी आएगी। जब एक बार त्योहारी सीजन चालू होंगे तभी इस पे कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा, अदरवाइज 1 से 1.5 महीने तक अभी बाजारों में कोई खास तेजी की संभावना नहीं है। ओके, तो अगले 1 से 1.5 महीने मान के चले कि इन्हीं स्तरों के आसपास भाव रहेंगे, नीचे ना जाए तो तेजी भी नहीं होगी? जी बिल्कुल बिल्कुल। ओके, चलिए शुक्रिया विवेक जी अपने व्यूज देने के लिए इस खबर पर। अनुज गुप्ता भी बने हुए हैं। अनुज, आपकी राय क्या है पल्सेस पर ओवरऑल? हम कल सुनील बलदेवा जी से भी बात कर रहे थे, अभी विवेक जी से भी चर्चा हुई। व्यू सबका यही है कि शायद कुछ और इनिशिएटिव्स लेने की जरूरत है। लगातार प्राइसेस एमएसपी के नीचे ही हैं और सिचुएशन थोड़ी सी ट्रिकी बनी हुई है क्योंकि डिमांड भी उतनी नहीं है। आपकी राय क्या है पूरे पैक पर?
देखिए पल्सेस में आप देखेंगे तो आत्मनिर्भर की तरफ भारत बढ़ रहा है और हमने ये भी देखा है कि मानसून काफी फेवरेबल रहा है और इस बार भी जो मानसून है वो अब नॉर्मल रहेगा। तो मुझे लगता है कि जो पल्सेस की प्रोडक्शन है वो भारत में अगेन अच्छी होती हुई दिखाई देगी। तो उसी वजह से हम देख रहे हैं कि ऑलरेडी प्राइस इस चीज को डिस्काउंट करते हुए दिख रहे हैं, जिसकी वजह से भावों में नरमी आती हुई दिख रही है। हमें लगता है कि अभी फिलहाल अगर हम ओवरऑल एग्री की बात करें तो मुझे लगता है कि अभी फिलहाल थोड़े अंडरटोन रहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं मानसून का काफी इंपैक्ट रहेगा। तो फिलहाल अभी शॉर्ट टर्म में हमें लगता है कि भावों में नरमी का रुख बना रहेगा और दालों के अंदर भी हमें लगता है कि भाव थोड़े से नरम या फिर एक रेंज के अंदर ही ट्रेड करते हुए दिखाई देंगे। ओके, चलिए एग्री मार्केट की बात कर लेते हैं। पहले तो पूछ लेते हैं अनुज के ट्रेडिंग कॉल्स। अनुज बताइए एग्री स्पेस से कौन कौन सी चॉइसेस हैं आपकी? देखिए मुझे लगता है कि मसालों के अंदर कहीं ना कहीं भाव काफी डाउन साइड आते हुए दिखाई दिए हैं। तो यहाँ पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देखी जा सकती है। अगर हम बात करें टर्मरिक की, तो टर्मरिक में हमने कल एक काफी अच्छी गिरावट देखी थी। मुझे लगता है कि एक अपॉर्चुनिटी खरीदारी करने के लिए डिमांड जो है यहाँ बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है और हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि क्रॉप साइज थोड़ा सा कम है, जिसका इंपैक्ट भावों पर रहेगा। तो हमें लगता है कि टर्मरिक में खरीदारी का ट्रेड बनाना चाहिए। ऊपर हमें लगता है कि अगर हम फिजिकल मार्केट की बात करें तो अगेन 15,000 तक के लेवल आपको टर्मरिक में देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो ये राय टर्मरिक पर रही। ग्वार पैक पर और राय ले लेते हैं, जहां पर लगातार हमने प्रेशर ही देखा है और आज प्राइसेस थोड़ा सा रिबाउंड कर रहे हैं लोअर लेवल से, लेकिन कमजोर ही रही है पूरा ही स्पेस। क्या राय आपकी ग्वार पर अनुज? देखिए ग्वार में मुझे लगता है कि अभी प्राइस ऑलरेडी काफी ओवरसोल्ड जोन में है और यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि फिजिकल डिमांड यहाँ पे बढ़ सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक डिमांड का जो ट्रेंड है वो यहाँ पर जनरली इस टाइम पे देखने को मिलता है। हालांकि आगे चलकर जो है कहीं ना कहीं नई क्रॉप की आवक शुरू होगी जब मानसून के बाद से, तो फिर एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। प्राइस काफी ओवरसोल्ड जोन में है, तो एक डिमांड मुझे लगता है कि यहाँ पे देखी जा सकती है। तो यहाँ पे खरीदारी का ट्रेड हमें लगता है कि ग्वार सीड ग्वार कम में वेरी शॉर्ट टर्म के लिए देखने को मिल सकता है। ओके, चलिए तो ये तो ग्वार पैक पर राय रही। इसके अलावा और बाकी कमोडिटीज देखें आज एग्री स्पेस से तो कॉटन सीड ऑयल के वापस थोड़ा सा नरम हुआ है लगातार एक अच्छा मोमेंटम दिखाने के बाद। स्पाइसेस का पैक तो अंडर प्रेशर है ही, कास्टर बिल्कुल फ्लैट रेट कर रहा है। कॉटन सीड ऑयल के एक पर और राय ले लेते हैं। अनुज बताइए आपकी क्या राय है इन स्तरों पर? 2900 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं भाव भी। देखिए ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो कॉटन पूरे पैक में ही हमने एक नरमी का ट्रेंड आते हुए देखा है और मुझे लगता है कि जो मानसून का इम्पैक्ट है वो यहाँ पर अभी और रहेगा। मुझे लगता है कि इस बार जो कॉटन की क्रॉप है वो बढ़ सकती है, जिसका असर हम भावों पे आते हुए देख रहे हैं। फिलहाल अगर हम देखें तो मुझे लगता है कि कॉटन सीड ऑयल केक में थोड़ी बहुत नरमी आगे देखने को मिल सकती है। जनरली डिमांड हम मानसून के सीजन में कॉटन सीड ऑयल की कम देखते हैं, तो मुझे लगता है कि अभी फिलहाल भाव थोड़े से अंडरटोन हो सकते हैं और डिमांड का इम्पैक्ट की वजह से भावों में कुछ नरमी देखने को मिल सकती है। ओके, तो प्राइसेस यहाँ से थोड़ा सा और नरम हो सकते हैं आज के कारोबार में। 2914 पर फिलहाल प्राइसेस ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं आज के सेशन में। अच्छा, एक राय कॉटन पर भी ले लेते हैं। कॉटन पर क्या एक्सपेक्टेशंस, क्या प्राइस मूवमेंट आप प्रेडिक्ट कर रहे हैं, क्या व्यू है अनुज? देखिए कॉटन अगर आप देखेंगे तो ग्लोबल लेवल पे भी हमने एक गिरावट का ही ट्रेंड आते हुए देखा है। डिमांड काफी कमजोर रही है अगर हम ओवरऑल देखें, और प्रोडक्शन यहाँ पर भी हमने देखा है कि बढ़ता हुआ नजर आया। हमें लगता है कि कॉटन में भी आगे नरमी का भाव रह सकता है और हो सकता है कि भाव आगे एक बार अगेन 50,000 के आसपास सेंसेक्स में आते हुए दिखाई दें। फिलहाल सेंटीमेंट कॉटन के डाउन है, डिमांड का इम्पैक्ट काफी यहाँ पे आता हुआ दिख रहा है। ओके, चलिए तो ये बात हुई कॉटन की 54,450 पर भाव ट्रेड करते हुए। चलिए शो को समेटने का वक्त हुआ है। शुक्रिया अनुज आपका शो में आने के लिए और सभी स्ट्रैटेजीज पर कमेंट करने के लिए। थैंक यू सो मच। इसी के साथ एक ब्रेक का वक्त हो गया है। ब्रेक उस पर आपके लिए करेंगे फ्यूचर एक्सप्रेस। नमस्कार।